तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मेरा सोनी 7पैक्स कैरियर में आपको पढ़ा रहा हूँ हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर नजर आए, या फिर डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, या फिर डी रेस टू 4 वाई बाई डी एक्स रेस टू 4 एंड सो ऑन। मतलब जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर 2 हो या 2 से ज्यादा हो। हमने पढ़ा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डेरिवेटिव टर्म का ऑर्डर होता है वो 1 होता है। ऑर्डर 1 है तो वो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। मतलब ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डी वाई बाई डी एक्स आता हो, वाई डेस हो, कैपिटल डी वाई, जहां पर डी है वो डी बाई डी एक्स रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ऑर्डर 1 है, डेरिवेटिव टर्म का ऑर्डर 1 है, तो वो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी डेरिवेटिव टर्म होता है उसका हाईएस्ट जो ऑर्डर है वो 2 और 2 से ज्यादा होगा। अगर 2 और 2 से ज्यादा डेरिवेटिव वाले टर्म आपके डिफरेंशियल इक्वेशन नजर आ रहे हैं तो वो है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है? किसी भी हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है y = CF प्लस PI। इसके बारे में पहले ही हमने आगे डिस्कस किया हुआ है। जो भी फर्स्ट ऑर्डर और हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो बेसिक था तो वहां पर मैंने समझा था, लेकिन यहाँ पर फिर से हम रिपीट करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इज y = CF प्लस PI, जहां पर आप CF को YP भी बोल सकते हो और YC भी बोल सकते हो और PI को YP भी बोल सकते हो। जो CF है वो है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड जो PI है वो है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये बेसिक्स आपको याद रखना है कि किसी भी हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में होता क्या है। डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डेरिवेटिव टर्म होता है उसका हाईएस्ट ऑर्डर 2 या 2 से ज्यादा हो तो वो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। 2 या 2 से ज्यादा हो। किसी भी हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है? तो वो आपको 2 सॉल्यूशन फाइंड करने होंगे, YC एंड YP। मतलब 2 टर्म फाइंड करने होंगे, YC एंड YP और CF एंड PI, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। और उनका आप एडिशन करोगे तभी जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो आपका सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन ऑफ द हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन कई बार आपके पास इफ राइट हैंड साइड इक्वेशन का जो राइट साइड वाला पार्ट है वो 0 है तो जो सॉल्यूशन होगा वो ओनली CF होगा। y = CF इज द आंसर। कब? जब राइट हैंड साइड 0 होगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए राइट हैंड साइड में इक्वेशन जो है डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके राइट हैंड साइड में कोई ना कोई फंक्शन होना जरूरी है। अगर कोई फंक्शन नहीं है, राइट हैंड साइड 0 है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं मिलेगा। पर्टिकुलर इंटीग्रल डिपेंड करेगा डिफरेंशियल इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे। ओके, तो अगर राइट हैंड साइड 0 है तो सॉल्यूशन मिलेगा y = CF। अगर राइट हैंड साइड 0 नहीं है, किसी भी फंक्शन को वहां पर दिया हुआ है किसी फंक्शन को, तो किसी भी हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा y = CF प्लस PI, YC प्लस YP। आप ये भी लिख सकते हो या फिर ये भी लिख सकते हो। आपको दोनों टर्म फाइंड करना है, YC एंड YP, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो अभी चलिए देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या है, पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करता है। चलिए देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है वो फैक्टराइजेशन मेथड पे डिपेंड करता है। अगर आपने स्कूल में या फिर 11th 12th में फैक्टराइजेशन प्रोसेस को अच्छे तरह से पढ़ा है, आपको किसी भी फंक्शन के किसी भी इक्वेशन के आपको फैक्टर निकालने आता है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना इजी रहेगा। और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में जो फैक्टर्स मिलेंगे वो फैक्टर रियल नंबर है या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर है, और उसके रिगार्डिंग आपको कुछ केसेस आपको याद रखना है। और केसेस जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का फॉर्मेट है। मतलब आपको रियल नंबर्स है तो रियल नंबर में इक्वल रियल नंबर है या अनइक्वल है। आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है या अनइक्वल है, उसके रिगार्डिंग आपको CF लिखना है, वो आपको याद करना है। चलिए देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है उसे हम शॉर्ट में CF कहेंगे या फिर YC भी बोल सकते हैं। करना क्या है? तो हमारा पहला स्टेप होगा
किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। सिंबॉलिक फॉर्म, मान लो कि मेरे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, फॉर एन एग्जांपल डी एक्स स्क्वायर प्लस 4dy बाय डी एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू e रेज़ टू n। ये हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर क्या है 2। ओके, तो कितनी बार डेरिवेटिव हो रहा है इक्वेशन में, जो डेरिवेटिव टर्म है हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म, और कितनी बार डेरिवेटिव हो रहा है, तो वो जो नंबर होगा वो ऑर्डर है। इक्वेशन में डेरिवेटिव ज्यादा कितनी बार हो रहा है तो वो ऑर्डर है। तो डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर ऑर्डर 2 है, तो ये हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर यहाँ पर ये नहीं होता तो ये हो जाता फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन में मैक्सिमम डेरिवेटिव टर्म जिसका ऑर्डर 1 है। तो ये हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको पहले सिंबलिक फॉर्म में लिखना है। तो एग्जांपल से समझेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 4dy बाय डी एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू e रेज़ टू x। इसका सिंबलिक फॉर्म क्या होगा, तो इसका सिंबलिक फॉर्म होगा डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4y इज इक्वल टू e रेज़ टू x। यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ जो कैपिटल डी है वो d बाय डी एक्स की जगह पर रखा है। मतलब यहाँ पर 2 बार डेरिवेटिव हो रहा था तो मैंने वहां पर लिखा है डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, और हर एक में से जो ये y वेरिएबल है मैंने कॉमन निकाल दिया है, ब्रैकेट के बाद लिख दिया है। ओके, तो डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर है, डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, इसके जगह पर मैंने डी स्क्वायर लिखा है। सिंबॉलिक फॉर्म मतलब आपको सिंबल का यूज करना है कैपिटल डी। ओके, और d बाय डी एक्स की जगह पर d रखना है, और ये यहाँ पर 4 लिख दिया क्योंकि मैंने हर एक टर्म में से y को कॉमन लिखा है। ओके, ये हो गया सिंबॉलिक फॉर्म। इसको इन जनरल हम ऐसा लिख सकते हैं, इन जनरल f ऑफ d इज इक्वल टू f ऑफ dy इज इक्वल टू कैपिटल X। कैपिटल X जो है वो स्मॉल वेरिएबल का फंक्शन है, वो राइट हैंड साइड है। मतलब ये भी बोल सकता है किसी भी हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्म है, in general form of higher order differential equation। तो किसी भी higher order differential equation का ये जनरल फॉर्म भी है। मैंने सिर्फ ये समझाने के लिए लिखा है कि ये जो है d वाला पार्ट है तो f of d y as it is, और राइट हैंड साइड में x वेरिएबल वाला फंक्शन है तो x कैपिटल X ऑफ स्मॉल x। ओके, तो ये सिंबलिक फॉर्म है, आपको कैपिटल D लिखना है d बाय dx की जगह पर। ओके, इसके बाद स्टेप नंबर 2 जो है, स्टेप नंबर 2 है आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना है। ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है उसका दूसरा नाम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, और उसमें आपको कुछ नहीं करना है, कैपिटल डी की जगह पर कैरेक्टर लिखना है। आप स्मॉल m लिखो या लैम्डा लिखो, और यहाँ पर मैं लैम्डा लिखूंगा, f ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो आपको याद रखना है, आप ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखो या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखो, उस वक्त आपको सिर्फ कैरेक्टर यूज करना है। आप f ऑफ m स्मॉल m भी लिख सकते हो। कैरेक्टर मतलब आपको स्मॉल m या स्मॉल लैम्डा यूज करना है, वहां पर वेरिएबल को इग्नोर करना है। वेरिएबल y को इग्नोर किया है, राइट हैंड साइड के जो टर्म है उसको भी मैंने इग्नोर किया है, वहां पर 0 लिख दिया है। तो जब आप ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखो या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखो, तब आपको याद क्या करना है, सिर्फ लैम्डा कैपिटल डी की जगह पर लिखना है। कैपिटल डी जो है, कैपिटल डी वाले टर्म अगर मैं इसको यहाँ पर लिखूं तो इट मींस जो एग्जांपल है तो ये ऐसा बन जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये जनरल टर्म मैंने यहाँ पर पहले लिखा कि कैपिटल डी की जगह पर सिर्फ लैम्डा लिखना है, y को इग्नोर किया, राइट हैंड साइड में x वेरिएबल वाले फंक्शन को इग्नोर किया, सिर्फ d की जगह पर कैपिटल डी की जगह पर लैम्डा लिखना है। तो मेरा ऑक्सिलरी इक्वेशन और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन गया। एग्जांपल से समझे, तो d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4d की जगह पर सिर्फ मैंने लैम्डा लिखा है, ये टर्म लिखा है, मैंने वेरिएबल को इग्नोर किया है और राइट हैंड साइड में 0 लिखा है। तो पहला स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 1 सिंबॉलिक फॉर्म है, दूसरा स्टेप है ऑक्सिलरी इक्वेशन। पहले स्टेप में आपको d बाय ds की जगह पर कैपिटल D लिखना है जो सिंबॉलिक फॉर्म है। दूसरे स्टेप में ऑक्सिलरी इक्वेशन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना है जहां पर d की जगह पर लैम्डा लिखना है। ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब इक्वेशन ऑफ द डिग्री 2 जिसका ऑर्डर डिग्री 2 है, ऐसा इक्वेशन जो आपको सॉल्व करना आता है, इसके फैक्टर निकालने आपको आता है। तो ये जो सेकंड ऑर्डर सेकंड डिग्री जो इक्वेशन है, तो इस टाइप के अगर डिग्री 2 है, डिग्री 3 है, इससे आपके जितने भी इक्वेशन होते हैं उसको आपको सॉल्व करना है, और जो भी फैक्टर्स मिलता है और उसके रिगार्डिंग आपको CF लिखना है। तो चलिए देखते हैं स्टेप नंबर 3 में क्या है।
स्टेप नंबर 3 में ये इक्वेशन जो है आपको सॉल्व करना है। इन जनरल मैं बोलूं कि एफ ऑफ लैम्बडा इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करना है। तो स्टेप नंबर 3 में लिखता हूं कि सॉल्व द इक्वेशन f of lambda is equal to 0 and then suppose we will get roots। मान लो कि आपके पास जो डिग्री 2 है, तो आपको याद है पिछले स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा हुआ है कि अगर डिग्री 2 है तो आपको 2 सॉल्यूशन मिलेंगे। किसी भी इक्वेशन के कितने रूट्स मिलेंगे वो डिग्री पे डिपेंड करता है। यहाँ पर डिग्री 2 है तो आपको 2 सॉल्यूशन मिलेंगे। अगर किसी भी इक्वेशन में यहाँ पर पावर जो लैम्डा का पावर 3 होगा तो आपको 3 सॉल्यूशन मिलेंगे, लैम्डा की 3 वैल्यू मिलेगी। अगर 4 है तो 4 वैल्यू मिलेगी। ओके, तो सपोज वी विल गेट रूट्स लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2, ये रूट्स है। मान लो कि 2 वैल्यू आपको मिली अगर इक्वेशन सॉल्व करने के बाद। तो ये अगर मैंने सॉल्व किया है कि लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा लैम्डा प्लस 2 होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये लैम्डा की 2 वैल्यू सेम रहेगी, लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0 अगेन, देन लैम्डा इज इक्वल टू -2 ये दोनों रियल वैल्यू है एंड इक्वल वैल्यू है। तो मैंने एग्जांपल से समझाया कि इस तरह से इक्वेशन आपके पास होंगे, आप सॉल्व करने वाले हो यूजिंग द फैक्टराइजेशन। अभी देखते हैं कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 आपको इन जनरल 2 वैल्यू मिलती है। तो कुछ केसेस हैं। केस नंबर 1 है कि अगर लैम्डा 1 इज नॉट इक्वल टू लैम्डा 2, यहां पर रियल है लेकिन इक्वल है, अगर ये डिफरेंट होती और ये डिफरेंट होती वैल्यू, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का फॉर्मेट क्या होता, हम फॉर्मेट को याद रखने वाला है। अगर आपको इस टाइप की वैल्यू मिल रही है कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 रियल नंबर है, यहाँ पर लिखना जरूरी है कि दोनों रियल नंबर है, रियल नंबर है और डिफरेंट है, दोनों वैल्यू डिफरेंट है। तो CF का फॉर्मेट कैसा होगा, आप YP भी बोल सकते हो या CF भी बोल सकते हो, C1 e raised to lambda 1x plus C2 e raised to lambda 2x, जहां पर C1 एंड C2 जो है वो कांस्टेंट है। मैं एक बार लिखूंगा, हर बार लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो C1 एंड C2 जो कांस्टेंट है और ये एक्सपोनेंशियल टर्म में आपका आंसर रहेगा कब, जब आपका जो सॉल्यूशन है, आपके जो रूट्स है वो रियल और डिफरेंट होंगे। और लैम्डा 1 और लैम्डा 2 आप अपनी तरह से चूज करके लिख सकते हो। मान लो कि यहाँ पर 2 और -2 आया होता है या फिर 2 एंड 3 आया होता, तो आप यहाँ पर 2 लिखो, यहाँ पर 3 लिखो तो भी चलेगा, यहाँ पर 3 लिखो, यहाँ पर 2 लिखो तो भी चलेगा। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि लैम्डा 1 इज इक्वल टू 2 बोला तो आपको यहाँ ही रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो इन जनरल आपके पास लैम्डा 1 इज नॉट इक्वल टू लैम्डा 2 डिफरेंट है, रियल है, तो CF होगा C1 e raised to lambda 1x plus C2 e raised to lambda 2x। अभी देखते हैं कि अगर इक्वल, जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा, अगर इक्वल रूट है तो क्या होगा। केस नंबर 2 है कि लैम्डा 1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 एंड ये भी रियल है, रियल नंबर है, तो और ये इक्वल है, नंबर दोनों इक्वल है। मान लो कि ये यहाँ पर जो है लैम्डा इज इक्वल टू -2 दोनों वैल्यू रियल है लेकिन इक्वल है। तो यहाँ पर YP होगा, CF होगा इज इक्वल टू C1 e raised to lambda 1x प्लस दूसरे टर्म के साथ आप x मल्टीप्लाई करोगे, x e raised to lambda 1x लिखो या 2x लिखो। यहाँ पर मैंने फिर से दोबारा लैम्डा 1 ही लिखा है क्योंकि लैम्डा 1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 हमने इसके लिए हम रूट लिखने वाले हैं अभी। तो लैम्डा 1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 है, तो इसलिए मैंने लैम्डा 2 की जगह पर लैम्डा 1 लिखा है। इसका मीनिंग ये हो गया कि ये दोनों टर्म तो सेम है, मतलब ये टर्म और ये टर्म सेम है। तो आप क्या लिख सकते हो, इट मींस YP CF इज इक्वल टू C1 प्लस C2x e raised to lambda x, और जो लैम्डा है वही लैम्डा 1 है और वही लैम्डा 2 है क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है। तो इन शॉर्ट अगर दोनों वैल्यू इक्वल है तो आपको कुछ नहीं करना है, यही फॉर्मेट एक्सपोनेंशियल टर्म का फॉर्मेट है, लेकिन दूसरे टर्म के साथ आपको x मल्टीप्लाई करना है, दूसरे टर्म के साथ x मल्टीप्लाई करना है कब, जब दोनों वैल्यू रियल है, इक्वल हो। और आपको याद ये रखना है क्योंकि ये शॉर्टकट है। अगर रियल एंड इक्वल है तो आपको याद रखना है कि C1 दो वैल्यू है तो एक कांस्टेंट आएगा, दूसरे कांस्टेंट के साथ x मल्टीप्लाई होगा और जो भी वैल्यू सेम वैल्यू है e raised to lambda e के पावर में आएगी, e raised to lambda x। अगर तीन वैल्यू जो है वो सेम रहेगी, जैसे कि -2 एंड -2 तीन, जैसे आपके पास क्यूबिक इक्वेशन हो, तो यहाँ पर क्या होगा, YP इज इक्वल टू CF, तो क्या होगा, दो कांस्टेंट थे, मतलब दो वैल्यू अगर इक्वल होती तो हम इस तरह से लिखते, दो कांस्टेंट में लिखते। तो तीन वैल्यू अगर सेम रहेगी तो कैसे लिखेंगे, C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर, तीसरा कांस्टेंट आएगा और ये बढ़ता जाएगा, पावर इंक्रीज होता जाएगा। तो C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर और
ब्रैकेट के बाद e रेज़ टू लैम्डा एक्स, क्योंकि लैम्डा तो सेम ही है। अगर चार वैल्यू सेम हुई तो c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर प्लस c4x रेज़ टू 3 मतलब x क्यूब एंड e रेज़ टू लैम्डा एक्स ब्रैकेट के बाद। तो ये हो गया केस नंबर 1 एंड 2। अभी देखते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3 जो है वो अगर रूट्स आपको कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है तो कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी इसका जनरल फॉर्मेट है। तो यहाँ पर a प्लस आई बी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और लैम्डा 2 जो a माइनस आई बी मतलब प्लस माइनस का डिफरेंस है, दोनों डिफरेंट है। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आपको CF कैसे लिखना है, CF होगा CF इज इक्वल टू e रेज़ टू ax और c1 cos bx प्लस c2 sin bx। यहाँ पर मैं कुछ चीज बता दूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर उस सिचुएशन में हम पढ़ते हैं जब किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और किसी वेरिएबल मतलब कोई कैरेक्टर का स्क्वायर अगर माइनस में आए, किसी का स्क्वायर माइनस में आए वो पॉसिबल नहीं है रियल वर्ल्ड में। देयर इज नो रियल नंबर हुज स्क्वायर इज माइनस एंड देन आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना होता है। रियल द सेट ऑफ रियल नंबर से एक बड़ा सेट जो कॉम्प्लेक्स नंबर का है। तो यहाँ पर एक इक्वेशन मान लो कि मेरे पास एक इक्वेशन है लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अभी मुझे मालूम है कि ये जो इक्वेशन है इसमें लैम्डा का जो डिग्री है वो 2 है, तो ऑब्वियसली लैम्डा की 2 वैल्यू मिलेगी है ना, डिग्री के हिसाब से आपको आंसर रूट्स मिलता है। तो यहाँ पर लैम्डा की 2 वैल्यू मिलेगी। अभी उसको मैं सॉल्व करता हूँ, लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, देन वी कैन राइट लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू -4। अगर 4 को मैं राइट साइड लेके जाता हूँ तो 4 माइनस हो जाएगा। लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू -4 हो गया तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू -4, किसी का स्क्वायर माइनस हो ऐसा तो कोई रियल नंबर है ही नहीं हमारे पास। तो देयर इज नो रियल नंबर स्क्वायर माइनस, इन दैट सिचुएशन वी हैव टू स्टडी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो 4 जो है तो मैंने अलग से लिख दिया और माइनस जो है वो -1 मल्टीप्लाई में लिख दिया। तो माइनस मतलब -1, 4 मतलब ये आपको अलग कर इसलिए किया है मैंने क्योंकि ये जो -1 है उसकी जगह पर मैं आई स्क्वायर लिखने वाला हूँ। यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत होती है। तो -1 की जगह पर मैंने आई स्क्वायर लिख दिया और 4 की जगह पर 2 स्क्वायर लिख दिया। तो ये हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू प्लस और माइनस, जब इसमें स्क्वायर लूंगा दोनों साइड तो लैम्डा इज इक्वल टू प्लस और माइनस i2। तो ये यहाँ पर रियल पार्ट है नहीं। रियल पार्ट क्या होता है, जैसे कि a प्लस आई बी है तो a रियल पार्ट है और i के मल्टीप्लिकेशन में जो नंबर है वो इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल पार्ट मतलब विदाउट i वाला पार्ट यहाँ पर नहीं है, तो a की वैल्यू 0 है। इन जनरल आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस और माइनस आई बी या a प्लस आई बी के साथ कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पर रियल पार्ट नहीं है मतलब रियल पार्ट 0 है और i के मल्टीप्लिकेशन में जो नंबर है 2 वो इमेजिनरी पार्ट है। तो इन जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर में होता क्या है, a प्लस आई बी, जहां पर a जो है रियल पार्ट है, i के मल्टीप्लिकेशन में जो है इमेजिनरी पार्ट b और i जो है वो इमेजिनरी यूनिट है। अगर मैंने लिखा है कि i स्क्वायर है ना, i स्क्वायर इज इक्वल टू -1, अगर मैंने लिखा है i स्क्वायर इज इक्वल टू -1, इट मींस अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूं तो i का मतलब क्या होता है, रूट ऑफ -1। ये चीज आपको याद करनी है। ये बेसिक सा जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का ख्याल है जो आपको आगे भी काम करने वाला है। तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 देन आई इज इक्वल टू रूट ऑफ -1। अगर रूट में -1 है, रूट में माइनस है तो भी पॉसिबल नहीं है, रियल नंबर्स में पॉसिबल नहीं, और रूट में -1 आए तब आपको i लिख देना है और जहां पर -1 आए वहां पर आई स्क्वायर लिख देना है। तो इन जनरल a प्लस और माइनस आई बी कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में दोनों डिफरेंट नंबर है a प्लस आई बी माइनस आई बी, तो आपको कैसे लिखना है, तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म एंड एक्सपोनेंशियल टर्म दोनों आएंगे। अगर रूट्स आपके कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आपका आंसर एक्सपोनेंशियल टर्म एंड ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म दोनों में आएगा। रियल नंबर था तब तक एक्सपोनेंशियल टर्म ही आ रहे थे। केस नंबर 1 था जिसमें क्या था, दोनों रियल नंबर लैम्डा 1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 और लैम्डा 1 इज नॉट इक्वल टू लैम्डा 2। रियल होंगे तो एक्सपोनेंशियल टर्म में आएगा c1 रेज़ टू लैम्डा 1x प्लस c2 रेज़ टू लैम्डा 2x। अगर सेम हुए तो c1 प्लस c2x e रेज़ टू लैम्डा x, जहां पर लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 1 इज इक्वल टू लैम्डा 2। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स है तो क्या आएगा, a जो है रियल पार्ट वाला टर्म एक्सपोनेंशियल टर्म वो बाहर आएगा ब्रैकेट के बाद। ब्रैकेट में cos और sin दोनों टर्म आएंगे। cos के साथ c1 जो कांस्टेंट है, sin के साथ c2 दूसरा कांस्टेंट c2 है, और x जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है ब्रैकेट में आएगा, एक्सपोनेंशियल टर्म ब्रैकेट के बाहर आएगा। याद कैसे रखेंगे, अगर लैम्डा 1 इज इक्वल टू a प्लस आई बी, लैम्डा 2 इज इक्वल टू a माइनस आई बी, देन वी कैन राइट e रेज़ टू ax इन ब्रैकेट c1 cos bx प्लस c2 sin bx, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है उसमें b आने वाला है, x के साथ b आने वाला है, लेकिन a जो है वो ब्रैकेट के बाहर आएगा, एक्सपोनेंशियल टर्म के साथ आएगा। यहाँ पर
सेम जैसे केस नंबर 2 में होता था, अगर रूट्स आपके इक्वल मिले तो केस नंबर 4 लैम्डा 1 इज a प्लस आई बी, लैम्डा 2 इज a प्लस आई बी, ये दोनों सेम है, और लैम्डा 3 इज a माइनस आई बी, लैम्डा 4 a माइनस आई बी, ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है। अगर रूट्स इक्वल है कॉम्प्लेक्स में तो बिल्कुल इजी है, जैसे आपने केस नंबर 2 में लिखा था कि आपका जो yp और pi ना, यहाँ पर भी हम yp लिख सकते हैं, yc और cf इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं e रेस टू ax इन ब्रैकेट c1 प्लस c2x, है ना, दो वैल्यू सेम है तो क्या होगा, दो कांस्टेंट आएंगे, c1 प्लस c2x cos bx, और यहाँ पर भी दो सेम है तो तीसरा कांस्टेंट c3 प्लस c4x sin bx। तो ये चीज आपको याद करनी है। अगर मैंने आगे गलती से yc के जगह पर yp लिख दिया हो तो वहां पर लिख देना कि yc जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन रिप्रेजेंट करता है, yc इज इक्वल टू cf एंड yp इज इक्वल टू pi। ओके, तो केस नंबर 1 जो है रियल नंबर, केस नंबर 2 आल्सो फॉर रियल नंबर, केस नंबर 3 एंड 4 कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए है। रिपीट कर लेता है, केस नंबर 1 लैम्डा 1 इज नॉट इक्वल टू लैम्डा 2, देन वी कैन राइट cf इज इक्वल टू c1 e रेज़ टू लैम्डा 1x प्लस c2 e रेज़ टू लैम्डा 2x अगर डिफरेंट है तो। केस नंबर 2 दोनों इक्वल है, लैम्डा 1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 और रियल है तो c1 प्लस c2x, c1 प्लस c2x ब्रैकेट के बाद e रेज़ टू लैम्डा x, और लैम्डा जो है लैम्डा 1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 इज इक्वल टू लैम्डा है, लैम्डा जो है लैम्डा 1 लैम्डा 2 दोनों की जो कॉमन इक्वल जो है वैल्यू वो है लैम्डा। केस नंबर 3 क्या है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर मिलते हैं आपको a प्लस आई बी और a माइनस आई बी कॉम्प्लेक्स नंबर मिलते हैं, जहां पर a प्लस आई बी कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फॉर्मेट है, जहां पर a रियल पार्ट है, b जो i के मल्टीप्लिकेशन में है वो इमेजिनरी पार्ट है, i जो इमेजिनरी यूनिट है, i का मतलब होता है रूट ऑफ -1, और अगर दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो i स्क्वायर इज इक्वल टू -1, i इज इमेजिनरी यूनिट। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों डिफरेंट है, लैम्डा 1 इज नॉट इक्वल टू लैम्डा 2, देन cf इज इक्वल टू e रेज़ टू ax इन ब्रैकेट c1 cos bx प्लस c2 sin bx। ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म ब्रैकेट में लिखना है, b जो वो ब्रैकेट में आएगा, cos और sin के साथ आएगा, थीटा में आएगा, और जो a है वो एक्सपोनेंशियल टर्म के साथ बाहर आएगा। केस नंबर 4 केस नंबर 2 के जैसा ही है कि अगर दो इक्वल रूट है और कॉम्प्लेक्स है तो e रेज़ टू ax इन ब्रैकेट c1 प्लस c2x c1 प्लस c2x cos bx प्लस c3 प्लस c4x sin bx। ओके, तो ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म जो है उसके साथ जो दो वैल्यू सेम है यहाँ पर, तो c1 प्लस c2x, साइन के साथ c3 प्लस c4x ब्रैकेट के बाद e रेज़ टू ax। तो इस तरह से हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के चारों जो केस है वो याद रखेंगे, और जैसे जैसे रूट हमें रियल मिलता है या कॉम्प्लेक्स मिलते हैं उसके रिगार्डिंग हमको आंसर लिखना है। चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स CF के रिगार्डिंग। एग्जांपल नंबर 1, सॉल्व d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 dy बाई डी एक्स प्लस 4y और 6y इक्वल टू 0। यहाँ पर राइट हैंड साइड में जो यहाँ पर हायर डिफरेंशियल इक्वेशन राइट हैंड साइड में 0 दिया है, इसका मीनिंग ये है कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन के राइट हैंड साइड में 0 है तो ओनली CF इज द आंसर। किसी भी हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, CF प्लस PI, CF और PI दोनों टर्म फाइंड करने होते हैं और एडिशन करना होता है, और बाद में जो प्रोडक्ट मिलता है वही आंसर होता है। लेकिन इस केस में हमने लिखा था कि अगर राइट हैंड साइड में 0 है तो CF ही फाइंड करना है, वही हमारा आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं। तो जो हमने स्टेटमेंट दिखाया है उसके रिगार्डिंग पहले हम सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज d स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6y इज इक्वल टू 0, जहां पर d जो है कैपिटल D है d बाई dx रिप्रेजेंट करता है, और d स्क्वायर बाई dx स्क्वायर को हम कैपिटल D स्क्वायर से रिप्रेजेंट करता है। ये हो गया सिंबॉलिक फॉर्म, और इसके बाद आएगा ऑक्सिलरी इक्वेशन, उसको हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी बोल सकते हैं, जहां पर करना क्या है, आपको सिर्फ कैपिटल D की जगह पर लैम्डा लिखना है और वेरिएबल को इग्नोर करना है। देन लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो आपको मिला लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। मैंने y वेरिएबल को इग्नोर कर दिया है और d की जगह पर लैम्डा रखा है। तो फैक्टर निकालने आपको आता है, और कुछ केसेस में बता दूं कि अगर ये लास्ट एलिमेंट जो है 6 है, 6 के ऐसे दो पार्ट जिसका प्लस या माइनस करो तो आपको 5 मिलना चाहिए।
तो अगर लास्ट एलिमेंट जो प्लस में है ना, लास्ट एलिमेंट पॉजिटिव है, तो जो आप बीच में जो टर्म एडजस्ट करने वाले हो, उसके फैक्टर एडजस्ट करने वाले हो, तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या फिर दोनों नेगेटिव होने चाहिए। ये एक रूल जो हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, जब 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में ये सब आता है कि अगर ये किसी भी ये इक्वेशन को सॉल्व करता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करता है, अगर ये लास्ट टर्म जो है ये अगर पॉजिटिव है, तो जो टर्म आप बीच में एडजस्ट करने हो, जो दो टर्म एडजस्ट करने वाले हो, तो वो दोनों टर्म या तो पॉजिटिव होने चाहिए या दोनों टर्म नेगेटिव होना चाहिए। तो 6 के ऐसे दो पार्ट, तो 6 के ऐसे दो पार्ट 6 and 1, 6 into 1 भी 6 होता है, और 6 के ऐसे दो पार्ट 3 into 2 भी 6 होता है। तो दोनों में से कौन सा सही रहेगा? ये 6 वाला सही रहेगा, 3 into 2 वाला सही रहेगा, क्योंकि 3 plus 2 क्या होता है? 5, हमने +5 लाना है। 3 plus 2 5 होता है। हालांकि हमें मालूम है 6 minus 1 क्या होता है? 5 होता है, लेकिन मैंने बोला कि अगर लास्ट जो टर्म है, लास्ट टर्म जो अगर प्लस पॉजिटिव है, तो दोनों टर्म पॉजिटिव होना चाहिए या फिर दोनों नेगेटिव होना चाहिए। ये क्या है? ये 6 पॉजिटिव है, ये -1 नेगेटिव है। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नहीं चलेगा, या तो दोनों नेगेटिव होने चाहिए या तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, इसलिए ये सही। कई बार इसमें भी गलती हो जाती है, तो आपके रूट्स जो ज़्यादातर जो डिप्लोमा से डिग्री में स्टूडेंट रहते हैं उनको ये प्रॉब्लम होता है। लेकिन आपको ये चीज़ याद रखनी है कि अगर ये लास्ट जो टर्म है कांस्टेंट, वो अगर पॉजिटिव है, तो आपको याद करना है कि ये दोनों बीच में जो एडजस्ट करने वाले हैं दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या फिर दोनों नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं। तो लैम्डा स्क्वायर और 6 का मल्टीप्लिकेशन जो है 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 6 into 1 6, आपको एडजस्ट करना है 5, तो क्या होगा 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा, क्योंकि यहाँ पर मैंने समझाया आपको। तो 3 + 2 5 होता है, लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा प्लस 6 = 0। इन दोनों में से लैम्डा को कॉमन निकालेंगे तो लैम्डा प्लस 3 बचेगा, 2 कॉमन निकालेंगे तो लैम्डा प्लस 3 बचेगा, और फाइनली लैम्डा प्लस 3 और लैम्डा प्लस 2 = 0। आपको मिला लैम्डा प्लस 3 = 0, इट इज लैम्डा -3, लैम्डा प्लस 2 = 0, इट इज लैम्डा -2। ये दोनों रियल नंबर है ना, ये दोनों रियल नंबर है और ये दोनों डिफरेंट है, तो हम बोल सकते हैं कि ये आप नोट डाउन कर लेना, यहाँ पर बोल सकते हैं लैम्डा इज नॉट इक्वल टू लैम्डा 2 एंड बोथ आर रियल नंबर, देन वी कैन राइट CL। और इसी को हम सॉल्यूशन बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है राइट हैंड साइड में क्या है? 0, तो y = CF इज द आंसर, एंड वी कैन राइट C1 e⁻ λ1x - 3x प्लस C2 e⁻ -2x। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, यहाँ पर सिर्फ आपको फैक्टर निकालने सही आना चाहिए, बाकी इजी है। ओके, चलिए देखते हैं दूसरा एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल जो है वो ये है कि सॉल्व d² या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि y" प्लस 4y' प्लस 4y = 0। तो यहाँ पर जो y" है, इसका मीनिंग है कि y का 2 बार डेरिवेटिव हो रहा है। इक्वेशन आपको किसी भी फॉर्मेट में दिया जाए तो उसका मीनिंग आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इक्वेशन में जो y" है या y' है वो क्या है। तो इन शॉर्ट आपको बता दूंगा कि y' होता है वो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x रिप्रेजेंट करता है, अगर डबल डैश है तो 2 बार डेरिवेटिव रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर जो है पहले तो हम जो नॉर्मल फॉर्मेट होता है उसमें लिख देते हैं कि हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है d²y/dx² प्लस 4 y' का मीनिंग होता है फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव एंड प्लस 4y = 0। तो ये जो नॉर्मल फॉर्मेट है उसमें हम पहले लिख देते हैं। अगर आपको डायरेक्टली सिंबॉलिक फॉर्म लिखना समझ में आ गया हो तो आप लिख सकते हो। एंड देन हमारा पहला स्टेप है सिंबॉलिक फॉर्म, और सिंबॉलिक फॉर्म में हमें करना क्या है? तो d² प्लस 4d प्लस 4y = 0, जहां पर d जो है d/dx रिप्रेजेंट करता है। सिंबॉलिक फॉर्म में आपको सिर्फ कैपिटल D रिप्रेजेंट करना होता है d/dx की जगह पर। यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन में लिखूंगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन वो है λ² प्लस 4λ प्लस 4 = 0। तो यहाँ पर लैम्डा प्लस 2 का होल स्क्वायर है, यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो कि 4 के ऐसे दो पार्ट्स 2 and 2, ओके, दोनों प्लस करेंगे तो बीच में प्लस 4 आएगा। तो लैम्डा × 1, यहाँ पर कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1 है। लैम्डा × 4 × 1 देन 4 के ऐसे दो पार्ट जिसका यूज करके आपको 4 लाना है बीच में।
तो लेमडा स्क्वायर प्लस 2 लेमडा प्लस 2 लेमडा प्लस 4 आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो अगर आपको मालूम हो कि दिस इज लेमडा प्लस 2 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर लेमडा कॉमन निकालेंगे, लेमडा प्लस 2 कॉमन निकालेंगे, लेमडा प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड लेमडा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मैंने पहले बोला था लेमडा प्लस 2 होल स्क्वायर, दिस इज लेमडा प्लस 2 होल स्क्वायर, इट इज lambda plus 2 is equal to 0, this is minus 2 and lambda plus 2 is equal to 0 again, then lambda is equal to minus 2। दोनों रूट जो है सेम मिले आपको, इट इज lambda 1 is equal to lambda 2 and both are real number। then solution is, हम solution लिख सकते हैं y is equal to क्या लिख सकते हैं c1 plus c2x, है ना। अगर दोनों रूट सेम है, रियल नंबर में दोनों रूट सेम है, तो c1 plus c2x और ब्रैकेट के बाहर एक्सपोनेंशियल टर्म पे वो जो लैम्डा आएगा, तो दोनों है -2, तो e raised to -2x, this is the answer, this is the solution of the given differential equation, higher order differential equation। okay, चलिए देखते हैं एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 जिसमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर कॉम्प्लेक्स रूट मिले, ऐसा कोई एग्जांपल चूज करेंगे जिससे मालूम पड़ेगा कि केस नंबर 1 जो रियल डिफरेंट, केस नंबर 2 जो रियल एंड इक्वल, केस नंबर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एग्जांपल नंबर 3 जो है सॉल्व, मान लो कि हमें ऐसे दिया है कि d स्क्वायर प्लस 9y इज इक्वल टू 0 और आपको डायरेक्टली सिंबॉलिक फॉर्म में दे दिया हो तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आपको सिर्फ लिखना है कि हमारा जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज डी स्क्वायर प्लस 9y इज इक्वल टू 0 एंड ये सिंबॉलिक फॉर्म है विच इज सिंबॉलिक फॉर्म और बाद में आपको लिखना है ऑक्सिलरी इक्वेशन या फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको लिखना है, तो वो हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन में करते क्या है, सिर्फ d की जगह पर लैम्डा लिखते हैं, d की जगह पर लैम्डा एंड वेरिएबल को इग्नोर करते हैं। लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0 मिला, इट मींस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू -9 एंड ये हो गया कॉम्प्लेक्स जैसा फॉर्मेट। मतलब कॉम्प्लेक्स पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो किसी का स्क्वायर माइनस आ रहा है, तो जब ये आप सॉल्व कर रहे हो तो दो ही सिचुएशन होंगे, या तो आपको किसी का स्क्वायर माइनस नजर आ रहा है, किसी का स्क्वायर माइनस, या फिर रूट में आपको -1 या फिर माइनस नजर आ रहा है। तो इन दो सिचुएशन में आपको समझ लेना कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर आने वाला है, तो माइनस रूट ऑफ माइनस होगा तो वहां पर i लिख देना और -1 होगा वहां पर i स्क्वायर लिख देना। तो ये कुछ चीजें हैं वो आपको शॉर्टकट जैसे याद रखनी होगी, जो आपको एग्जाम्पल से जल्दी से सॉल्व करना हो। तो किसी का स्क्वायर माइनस आपको दिख रहा है तो आपको थोड़ा सोच लेना कि ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है, तो -1 की जगह पर इसको ऐसे भी लिख सकते हो -1 × 9, क्योंकि माइनस को -1 से लिख सकते हैं और 9 जो है उसको 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो -1 की जगह पर i स्क्वायर हो गया और ये 3 स्क्वायर हो गया, तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू i स्क्वायर 3 स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं i3 का होल स्क्वायर। तो लैम्डा दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस और माइनस i3 आ जाएगा, तो ये हो गया प्लस i3 एंड माइनस i3। तो लैम्डा इज नॉट इक्वल टू लैम्डा 2 एंड बोथ आर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पर अगर मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर है अगर कंपेयर कर दिया, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फॉर्मेट क्या होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फॉर्म a प्लस और माइनस ib, आप a प्लस ib बोलो या a माइनस ib बोलो। तो a जो है वो रियल पार्ट है, b जो इमेजिनरी पार्ट है, यहाँ पर a जो 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर रियल पार्ट है नहीं, i के मल्टीप्लिकेशन में है वो 3 इमेजिनरी पार्ट है। तो कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन, cf जो है सॉल्यूशन y c और y भी लिख सकते हो इज इक्वल टू e रेज़ टू ax एंड c1 cos bx प्लस c2 sin bx। सिर्फ आपको वैल्यू रखनी है, y इज इक्वल टू e रेज़ टू 0x, है ना, a की वैल्यू 0 है, और यहाँ पर c1 cos 3x प्लस c2 sin 3x। What is e raised to 0? e raised to 0x it means e raised to 0. e raised to 0 is 1. किसी भी एलिमेंट के पावर में 0 है तो वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आपका आंसर रहेगा c1 cos 3x प्लस c2 sin 3x। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के रिगार्डिंग ये जो इस टाइप के एग्जांपल है वो आपको पूछे जाएंगे, आपको इस तरह से याद रखना है कि किस तरह से सॉल्व करना है। ओके, चलिए देखते हैं केस नंबर 4 का एक एग्जांपल।
अब केस नंबर 4 के रिगार्डिंग एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ऑर्डर 4 है। ऑब्वियसली ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे तो ऑर्डर मतलब डिग्री जो होगा वो 4 होगा, मतलब लैम्डा की 4 वैल्यू मिलेगी। चलिए देखते हैं जो सिंबॉलिक फॉर्म है यहाँ पर। सिंबॉलिक फॉर्म है होगा d⁴ प्लस 8d² प्लस 16 y = 0। और ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा λ⁴ प्लस 8λ² प्लस 16 = 0। ये किसी टर्म का होल स्क्वायर नजर आ रहा है, क्योंकि आप देख सकते हो कि अगर इसका डबल यहाँ पर हो तो किसी का होल स्क्वायर होगा। ये एक्चुअली इस टाइप का फॉर्मेट है a² प्लस 2 × a × b प्लस b²। अगर आप प्रैक्टिस करते हो इक्वेशन को सॉल्व करने को, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये जो है 2 × 4, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो कैसे होगा, λ² का होल स्क्वायर प्लस 2 × a, मतलब ये जो टर्म है λ², इसका होल स्क्वायर मतलब ये टर्म का होल स्क्वायर मतलब 4² ना, तो 4 आएगा, और प्लस यहाँ पर मैं लिखूंगा 4 का होल स्क्वायर ना। तो ये जो b है वो 4, ये a है, तो आप देख सकते हो ये a और b का मल्टीप्लिकेशन है और मल्टीप्लाई में 2 है, तो ये 8λ² है। तो ये कंप्लीटली a² प्लस 2ab प्लस b² a प्लस b होल स्क्वायर है। आसानी से इससे भी याद रख सकते हो कि अगर ये λ⁴ वाला जो टर्म अगर आपके पास है और यहाँ पर जो बीच में जो टर्म है मल्टीप्लिकेशन में जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट का डबल अगर लास्ट टर्म है ना, तो आप ऐसे डायरेक्टली समझ सकते हो कि ये a प्लस b होल स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर होगा λ² प्लस 4 का होल स्क्वायर = 2, और ऑब्वियसली λ² प्लस 4 = 0 एंड λ² प्लस 4 = 0। यहाँ पर आएगा λ² = -4, λ² = -4, then λ ± i2 बिकॉज -1 की जगह पर मैंने i² लिखा है, 4 की जगह पर 2², स्क्वायर रूट निकालता हूँ मैं, तो λ = ±i2। तो माइनस यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ कि i² लिखा फिर 2² लिखा, इसीलिए ये λ = ±i2 है। तो यहाँ पर 2 बार प्लस i2 आता है, 2 बार माइनस i2 आता है। केस नंबर 4 हो गया ये। तो CF मतलब जो हमारा सॉल्यूशन y और yc हो गया e⁴ यहाँ पर रियल पार्ट नहीं है, ±i2 मतलब i वाला टर्म है, रियल पार्ट नहीं है, तो e⁴x मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये जो a प्लस और माइनस ib और c प्लस और माइनस id जो है ये प्लस और माइनस, ये प्लस इसको प्लस के साथ कंपेयर कर दे, ये माइनस है तो प्लस i2 और ये माइनस i2। यहाँ पर a नहीं है और यहाँ पर c नहीं है, मतलब रियल पार्ट नहीं है। तो e⁴x c1 प्लस c2x और c1 प्लस c2x cos 2x, और अगेन c3 प्लस c4x sin 2x। तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, यहाँ पर जो 2 जो कॉमन दोनों में है, cos और sin दोनों में, b जो है वो 2 है, लेकिन यहाँ पर a जो है वो रियल पार्ट 0 है। तो e⁴ की जगह पर हम e⁴ को 1 लिख सकते हो। तो आप c1 प्लस c2x cos 2x प्लस c3 प्लस c4x sin 2x, ये हमारा आंसर है।